राजस्थान में बदलते मौसम और भारी बारिश के प्रकोप पर, जिसने न सिर्फ राजस्थान के कुछ ज़िलों बल्कि पूरब से लेकर पश्चिम तक के पूरे राजस्थान के तमाम आबादी को झकझोर दिया। इस वक्त सैलाब बनकर पानी बरस रहा है, फसलें उजड़ रही हैं, लोगों का आम जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? जहां शहरों में ड्रेनेज सिस्टम की खामियां सामने आ रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी कुछ स्थिति नज़र आती है। वहीं बड़ा सवाल ये है कि मौसम का ये जो बदलाव है, ये बदलाव आने वाले वक्त में राजस्थान के लिए कितना हितकारी होगा या कितना नुकसानदायक होगा। ये क्यों इतना मौसम इस तरीके से करवट ले रहा है? क्या इसका प्रेडिक्शन पहले से मौसम वैज्ञानिक नहीं कर पा रहे? इन तमाम सवालों पर बातचीत होगी, इन तमाम जिज्ञासाओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस शो में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन और भारी बारिश होनी है। पश्चिमी राजस्थान के साथ ही पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय है। पाली, जैसलमेर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर जिले में भारी बारिश है। सर्वाधिक बारिश धौलपुर में 200 मिलीमीटर तक हुई है। इसी तरह अन्य कई जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। भिंडी, टमाटर, मक्का की फसल चौपट हो गई। धान और सोयाबीन की फसल डूब गई। 4 से 5 फीट पानी में फसलें डूब गई हैं। प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद पानी कम करने के लिए कोई पंप की व्यवस्था अब तक की नहीं गई। किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। 2000 बीघा तक फसलें बारिश के चलते जलमग्न हो गईं। अधिकारियों ने किसानों से कहा है कि बारिश का पानी निचले खेतों में घुसा है, लिहाजा आप अपने स्तर पर उसे निकालें। दूसरी ओर गंगापुर सिटी में जिला मुख्यालय पर पानी से टापू बन गया। जिम्मेदार मूक दर्शक बने हुए हैं। बच्चे ट्रैक्टर में बैठकर स्कूल जा रहे हैं। सीवरेज के ओवरफ्लो, टैंक और बारिश के पानी ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कई कॉलोनी जलमग्न है। घरों के चारों तरफ घुटनों तक पानी भरा है। कॉलोनी में रहने वाले लोगों का आवागमन पूरी तरह बंद है। ज़रूरी काम से भी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। करौली में लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। अलग अलग ज़िलों के इसी तरह के लगभग आसार हालात हैं। जलभराव को लेकर नगर परिषद और ज़िला प्रशासन ने स्थायी समाधान अब तक निकाला नहीं। समस्या जस की तस बनी हुई है। 24 घंटे में 5 इंच बरसात होने से पांचना बांध में 8 इंच तक पानी बढ़ गया है। बांध का जलस्तर 257.40 मीटर तक पहुंच गया, जबकि बांध की क्षमता महज 258 मीटर तक है। बुवाई करने वाले किसानों को फसलों में भारी नुकसान हो रहा है। धौलपुर के सैपऊ के बाड़ी मार्ग पर स्थित पार्वती नदी की रपट पर करीब 2 फीट पानी की चादर चलने से आवागमन बंद हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने नए पुल से आगे वैकल्पिक सड़क बनाकर यातायात को जरूर शुरू कर दिया। इस तरह के अलग अलग प्रयोग, अलग अलग कोशिशें प्रशासन अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कर रहा है, लेकिन ये कोशिशें उतनी मजबूत दिखाई नहीं देती कि आम जनजीवन को वापस से नॉर्मल कर सके। फसलों की अगर बात करें तो बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, ये तमाम फसलें बरसात से भारी रूप से प्रभावित हुई हैं। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में जगह जगह जल भराव की स्थिति बरकरार है। जोधपुर में भी एक वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में देखा गया कि रेलवे की पटरी पार करने के लिए लोग पत्थर रख के पटरी पार कर रहे हैं, फिर उन पत्थरों को हटा देते हैं ताकि ट्रेन आ जा सके, लेकिन अचानक ट्रेन के आ जाने से एक बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। फलौदी जोधपुर रेलवे पटरी पर रोजाना 8 से 10 ट्रेनें गुजरती हैं। यही स्थिति अन्य रेल पटरियों की भी होगी, जहां पर लोग रास्ते बना रहे हैं, उनको पार करने के लिए पत्थर रखने का प्रयोग कर रहे हैं। ये बड़ा एक हादसे को बुलावा दे सकता है। महिलाओं और बच्चों को भी पानी से ऐसे गुजरना पड़ रहा है। प्राथमिक स्कूल परिसरों में पानी भर गया है। ज़िला अस्पतालों में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी है। दौसा में देर रात बारिश का दौर जारी रहा। बांदी, कोई सिकराय, महवा, लालसोट में बारिश होने से किसानों को बाजरे की फसल अच्छी होने के आस भी बने हैं। बाणगंगा नदी में जलधारा बहने, भूजल जल स्तर बढ़ने की आस है। राजस्थान में जहां एक तरफ बारिश ने तबाही मचाई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति के वरदान के तौर पर पूजा भी की जा रही है। तो कुछ जगहों पर फ़ायदा भी है, ज़्यादातर जगहें नुकसान के चपेट में हैं। 4 साल से सूखी पड़ी खारी नदी में पानी आ गया है। लोग नदी का सत्कार करने पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खारी नदी का पूजा अर्चन किया गया। मारवाड़ की मरुगंगा कहलाने वाली लूनी नदी भी परवान पर है। अजमेर की नाग पहाड़ियों से कच्छ के रण तक ये बहती है। बरसाती नदी 5 साल बाद पानी की आवक देख रही है। नदी में पानी आने से किसानों में खुशी की लहर है। मंगल गीत हो रहे हैं, ढोल नगाड़े और चुनरी चढ़ाकर स्वागत हो रहा है। बारिश के बीच राजस्थान के पानी पर पंजाब की दादागिरी भी
देखने को मिल रही है, इस पर भी बात करेंगे। पंजाब की सीमा में राजस्थान के गंगानगर में आने वाला नहरी पानी सरेआम चोरी हो रहा है। राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब सीमा में नहर के किनारे लगी मोटर और पाइपों से चुराया जा रहा है। हजारों क्यूसेक पानी का चोरी हो रही है। राजस्थान के हाथ कुछ नहीं आ रहा, पड़ोसी राज्य के किसान उसका लाभ उठा रहे हैं। इसमें लोकल प्रशासन को भी सावधानी बरतनी चाहिए। नहर की जर्जर अवस्थाएं हैं, चोरी के कारण राजस्थान के हिस्से पूरा पानी नहीं मिलता। तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं। रेगिस्तान में मौसम का पैटर्न बदल रहा है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। शहर शहर जल जमाव की स्थिति क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। पहले श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। श्रीकांत, क्या स्थिति आपके क्षेत्र में अभी नजर आ रही? देखिए, जैसलमेर में जो है सामान्यतः सूखा रेगिस्तान के बीच चलते ऊंट नजर आते हैं, लेकिन इस बार थोरों में झरने बहे और हम ये कहें कि रेगिस्तान नकलिस्तान बन गया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में जैसलमेर बाड़मेर में पानी की किल्लत जो है वो आम बात है। आज नहीं, सदियों से यहाँ के लोग घी के लिए मना नहीं करते, लेकिन पानी के लिए मना कर देते हैं। उसकी सीमित मात्रा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह इन दिनों बारिश हुई, पिछले 4 दिन पहले कंटिन्यू 3 से 4 दिन तक बारिश चली और इस बारिश के दौर ने राजस्थान को पानी से लबरेज कर दिया। कहीं ये राहत बनी तो कहीं ये आफत बनकर बरपी और इसका कहर भी देखने को मिला। कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जैसलमेर के मोहनगढ़ में 3 लोगों की मौत हुई। अभी भी मोहनगढ़ के कुछ हिस्सों में पानी का जो भराव है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं राहत भी लेकर आई। किसानों के लिए राहत है, साथ ही साथ जो है खड़ी जो है वो एक पद्धति है खेती की। इन दिनों जब बारिश होती तो फिर वो अगली 2 फसल तक उस खड़ीन के जमीन में सोखे हुए पानी से फसल लेते हैं, तो किसानों के लिए फायदा है। टूरिज्म जो है वो डेवलप होगा, इको टूरिज्म डेवलप हुआ। राजस्थान में कई अलग अलग रंग इस बारिश में देखने को मिले। जैसलमेर की अगर बात करें तो इसे धोरों की धरती कहा जाता है, लेकिन यहाँ पठार और पहाड़ों की कोई कमी नहीं है। वहां से जो झरने बहे उनका जो मनोरम दृश्य था उसे देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं यहाँ। ठीक है श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता जैसलमेर से अपडेट दे रहे थे तमाम स्थिति की। हमारे साथ अब चर्चा की शुरुआत करने के लिए कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवाते हैं और जिन सवालों पर आज चर्चा करेंगे वो मैंने आपको बताया। ड्रेनेज सिस्टम सही काम क्यों नहीं करते, एक बड़ा सवाल है। बारिश से किसानों को कितना नफ़ा नुकसान होगा, रेगिस्तान में ग्राउंड वाटर लेवल क्या इस बारिश के नए पैटर्न से ठीक होगा, तमाम संभावनाएं भी निकल करके आ सकती है। उन्हीं को ज़रा टटोलेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे नवीन कुमार भटनागर, पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ से। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। गुरुदत्त मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं आप, और पर्यावरणविद के नाते से मनु सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों लोग का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं नवीन कुमार साहब से। नवीन कुमार साहब, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास, एनडीआरएफ की टीमों को कहाँ कहाँ पर ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है, या फिर स्थिति नॉर्मल है, आप लोग के कंट्रोल में है, आपकी जो टीम काम कर रही है क्या उनके कंट्रोल में स्थिति दिखाई देती है, या फिर स्थिति इस बार थोड़ा अनइवन है? जी बिल्कुल, अभी स्थिति कंट्रोल में है, क्योंकि अभी येलो अलर्ट इशू हुआ है, ऑरेंज अलर्ट नहीं हुआ है। अगर ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट होता है तब सिचुएशन मान सकते हैं कि ये थोड़ी अनकंट्रोलेबल होगी, लेकिन अभी जो है ये कंट्रोल में है। और वैसे भी बाढ़ का मतलब ये होता है कि अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ वाटर, यानी जब पानी का फ्लो अनकंट्रोल हो जाता है तब वो डेंजर स्थिति में आ जाता है। तो अभी स्थिति काबू में है और जैसा कि आपने अभी बताया, ये राजस्थान में अक्सर होता है, आजकल ये पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसके लिए क्या है और क्या और कर सकते हैं ये हम आगे चर्चा में बताएंगे। ठीक है, गुरुदत्त मिश्रा साहब की तरफ चलते हैं। मौसम वैज्ञानिक के नाते से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरुदत्त जी, मैं तो खासा नाराज़ हूं मौसम वैज्ञानिकों से और कई लोगों की नाराज़गी सामने आ रही है। लोग का क्यूरोसिटी भी अपनी जगह आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मौसम वैज्ञानिक की इतनी बड़ी टीम होती है, इतना सब लोग काम करते हैं, सैटेलाइट्स हमारी काम कर रही हैं, क्यों नहीं सही प्रेडिक्शन हम लोग कर पा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से? क्यों नहीं ये इत्तला किया गया कि वेस्टर्न बॉर्डर्स पर इस बार बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे? देखिए, मौसम विज्ञान विभाग के 24 घंटे लोग लगे हैं और लगातार 3-3 घंटे वार्निंग भी जारी कर रहे हैं और पूर्वानुमान भी सही निकल रहा है। आप देखिए, हमारे अगर मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान को देखेंगे तो सही निकल रहा है और 24 घंटे लोगों पर वार्निंग है, येलो वार्निंग है, रेड वार्निंग, जो जैसी भी वार्निंग होती है। अब देखिए, जो राजस्थान था पहले इतनी बारिश नहीं होती थी,
चूंकि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा सभी जगह मंडरा रहा है, इस कारण से लगातार आप देख रहे हैं कि राजस्थान में जो स्थितियां थी उसके लिए लोग तैयार नहीं थे वहां पर जल भराव की। और अभी भी राजस्थान के ऊपर एक साइसर पूर्वी राजस्थान के ऊपर नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में बना हुआ है, और जो मानसून की जो द्रोणिका है बीकानेर से होकर सामान्य पोजीशन में, तो अभी भी कोई राहत मिलने वाली करीब 11 तारीख तक उसमें खासकर पूर्वी राजस्थान में नहीं है। और 9 तारीख को थोड़ा सा खबर है कि 10 करीब 9, 10, 11 तीनों दिन पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा होगी, और 13 तारीख तक ये क्रम लगा रहेगा। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में थोड़ा सा ये कम रहेगा, और 9 और 15 को छोड़ दें तो वहां भी 10, 11, 12 को स्थिति ऐसी रहेगी, और अच्छी अधिकांश जगह पर वर्षा वहां पे राजस्थान में मिलेगी। तो गुरुदत्त साहब, जब टीम की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आप कह रहे हैं कि दे दी जा रही है लगातार, और पहले भी दे दी गई थी और हर साल फिर ऐसा ही होता होगा, तो यहाँ पे फिर एक बड़ा सवाल ये बनता है कि प्रशासन जो है वो क्या उन नोटिफिकेशंस को, क्या आपके अलर्ट को इतने गंभीरता से नहीं लेता है? क्यों जो है शहरी इलाकों में प्रशासन बार बार इसी सब चीज़ से जूझता दिखाई देता है कि जल भराव हो गया है, ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया है? पिछले 24 घंटे की बात करें तो दौसा में महुआ जगह पे 195 मिलीमीटर वर्षा हुई है, और ये नरवाई भरतपुर में 160 मिलीमीटर है, विराटनगर है जयपुर के पास एक। तो वर्षा तो हो रही है, और हम उसके लिए जल भराव में तो कहीं नालियां जाम है या नदियों में बराबर पानी की निकासी नहीं है। जिस टाइप से वर्षा हो रही है उस टाइप से निकासी, मतलब 200 मिलीमीटर जो वर्षा हो रही है, बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति नहीं है कि जल भराव की स्थिति हो, चूंकि ये रोडों में जाम लगा हुआ है जहां भी वर्षा है। मौसम विज्ञान विभाग की आप वेबसाइट देख लें, इनके 3-3 घंटे के जो वार्निंग दी जाती है वो देख लें। लगातार मौसम विज्ञान विभाग आपको अलर्ट करता आ रहा। अभी भी आज वेबसाइट देख लें, अभी 2-3 दिनों के लिए क्या क्या वार्निंग दी गई है। अभी भी मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि 9, 10, 11 तारीख को भारी वर्षा होगी, भारी से अति भारी वर्षा होगी पूर्वी राजस्थान में, और 11, 12, 13 को भी भारी वर्षा होने की कहीं कहीं संभावना है। तो मौसम विभाग की चेतावनी को देखें, व्हाट्सएप को देखें, और ऑल इंडिया वेबसाइट का वॉच करें, टीवी दूरदर्शन देखते रहें। सावधानी बरतना चाहिए लोगों को, ये जरूरी है। मनु सिंह जी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद। आती है तो पेड़ों के नीचे ना जाएं, बिजली के तारों के नीचे या पोल के नीचे कदापि खड़े न हो। बिल्कुल, ये तमाम सावधानियां हैं जो बरतना बहुत ज़रूरी है, और बड़ी गंभीरता के साथ इसमें सिविलियंस को भी ध्यान देना पड़ेगा। मनु सिंह, क्या ये जो मौसम का पैटर्न है ये पूरी तरह चेंज हो रहा है? क्या कंफर्म इसको मान लिया जाए कि भाई जो सालों से, सदियों से जो एक पैटर्न रहा है मौसम का, राजस्थान की पर्टिकुलरली मैं बात करूं, तो एक बड़ा चेंज इस रेगिस्तान को देखने को मिल रहा है? जी, मैं पहले आपसे आग्रह करूंगा कि ये जितने भी विषय हैं, आप ही के साथ मेरा 2 महीने पहले जो डिबेट हुआ था उसमें हम ये विजुअल्स दिखा रहे थे कि कैसे राजस्थान में सैनिक जो है वो अंडे को सड़क पर रख दे रहे हैं और आमलेट बन जा रहा है। तो स्थिति जो गंभीर है वो सिर्फ एक मौसम में नहीं है, ये मानव आधारित जलवायु परिवर्तन है। वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसी वृद्धि के कारण गंभीरता पूरे वर्ष है, और वो सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। राजस्थान ही वो रेगिस्तान नहीं है जहां ये त्रासदी के रूप में वर्षा। ठीक बात है। दुबई में क्या हुआ, अबू धाबी में क्या हुआ था, बहरीन में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में क्या हुआ था, ये सब हमने देखा है। और जब तक हम इसको वैश्विक समस्या और विकरालतम समस्या के रूप में हम इसका निस्तारण के बारे में नहीं सोचेंगे, हम क्रियान्वयन, आप देखिए ना, हम सोचते ही नहीं है। अभी सड़कें बह जाएंगी, हम कहेंगे और कंक्रीट डालो और मजबूत बनाओ। केदारनाथ का एग्जांपल आपके सामने है, वायनाड का एग्जांपल आपके सामने है। सारे इलीगल रिजॉर्ट बह गए और तुरंत ही तैयारी हो जाएगी कि कैसे और कंक्रीट डाल के नए रिजॉर्ट बना दिए जाए। तो ये समस्या वैश्विक है। हम इस पूरी समस्या को ऐसे ना देखें कि आज वर्षा की समस्या है तो वर्षा पे बात करें, कल गर्मी की समस्या है तो गर्मी पे बात करें। इस समय जो मेघों का निर्माण हो रहा है वो पहले आप देखें तो 90, 80, 2005 तक क्यूमुलो निम्बस जो मेघ है, जो तूफानी मेघ होते थे जिनमें आर्द्रता बहुत अधिक होती थी, वो लगभग 30% होते थे। इस मॉनसून में देखा गया है कि वो मेघों की जो संख्या है वो लगभग 95% है। यानी एक ही स्थान पर तुरंत बारिश होगी और बादल फटने की घटनाएं बढ़ेगी।
उससे होगा ये कि जहां अतिवृष्टि होती है वहां बाढ़, बादल फटने, लैंडस्लाइड की समस्या होगी। जहां अल्पवृष्टि होगी वहां पर रेगिस्तानीकरण होगा। तो ये जो समस्याएं हैं, ये जब तक वैश्विक स्तर पर और इस पे हम अपनी जो अवधारणा है विकास की, इसके केंद्र में हम जो प्राकृतिक मूल्य हैं, वैज्ञानिक मूल्य है, वैज्ञानिक चिंतन है, समग्र चिंतन और समग्र विकास की अवधारणा को नहीं लाएंगे, ये हर मौसम त्रासदी ही बनता जाए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मनु सिंह जी ने इस डिस्कशन में रखी है कि केवल ये बरसात के मौसम की बात नहीं है, केवल एक गर्मी के मौसम की बात नहीं है। इसको फिर ओवरऑल नवीन कुमार साहब इस तरीके से हमें देखना चाहिए कि ये पूरा जो जिसे कहें कि मौसम का जो पूरा जो गणित है, ये वही पूरा का पूरा प्रभावित इससे हो रहा है। और जिस तरह मनु जी हर बार जोर देते हैं कि ये मानव द्वारा बनाई जा रही त्रासदी है, मानव द्वारा पुश की जा रही त्रासदी है, तो इसको क्योंकि एक लंबा अनुभव सर एनडीआरएफ में आपका रहा है, कई बार इस तरह की त्रासदियां आपने देखी हैं, कई मानव निर्मित होती हैं, कई प्राकृतिक होती हैं। है तो ये प्राकृतिक ही, लेकिन व्यंग के रूप में मनु जी इसको कहते हैं कि भाई ये मानव रचित ही है। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ व्यंग भी नहीं है, एक्चुअल बात है कि जो तमाम चीज़ें, जो गतिविधियां जो अराउंड सारे चारों तरफ हो रही हैं, उसी का एक ये निचोड़ निकल रहा है जिसका बड़ा साइड इफेक्ट हमको इस रूप में देखने को मिल रहा है। नवीन कुमार साहब, ऐसे में एनडीआरएफ की क्या तैयारी होती है इन तमाम चैलेंजेस को फेस करने के लिए? देखिए, एनडीआरएफ और स्टेट का है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो जो स्टेट की डिजास्टर फोर्स है, तो उसको हमने इसीलिए हर स्टेट में तैयार किया है कि वो हमें सहायता करे। तो ऐसी जरूरत होने पर हम एनडीआरएफ जाती है जहाँ पर खतरा ज्यादा होता है, रेड अलर्ट होता है या ऑरेंज अलर्ट होता है, तो हमारी टीमें वहाँ जाती हैं। हमारे पास पूरे इक्विपमेंट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास रबर बोट्स भी है, हमारे पास जो है सेफ्टी जैकेट्स भी है, हमारे पास जो बीए सिस्टम भी है, लाइट्स भी है, उसके बाद लाइफ लोकेटर है, इसके बाद आपका अल्ट्रासोनिक सिस्टम भी है। उसके बाद इस प्रकार से जितने लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो एनडीआरएफ के पास हैं। अगर कोई बाढ़ में फंस जाए, बह जाए या नहीं मिल रहा है, तो उसमें उसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी मदद से हम उन्हें खोज लेते हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन हम कहते हैं ऐसी नौबत क्यों आए भाई? आप जो है क्यों आपने सेंट्रल डैम को कभी सफाई नहीं करते स्टेट गवर्नमेंट? ना आपके जो डैम्स हैं उनकी सफाई होती है। इसके अलावा लोग अनऑथराइज्ड एंक्रोचमेंट कर लेते हैं। जो आपकी पानी जहाँ स्टैक होता है उसकी जमीन पे लोगों ने कॉलोनियां खड़ी कर दी है। अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको पता लगेगा इलीगल कॉलोनियां खड़ी हो गई हैं। और तो अब पानी जाए तो कहाँ जाए? पानी तो अपने स्थान पे जाएगा। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम कभी साफ नहीं करते हैं लोग बाग, जिससे क्या होता है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है वो सारा सिल्ट जो है वो ड्रेनेज सिस्टम में जमा हो जाता है। उससे वाटर फ्लो जब आता है तो वो पूरा जो है फैल जाता है। और ये हमें रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आती है। जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं तो वो सिल्ट जो है, जो गंदा पानी निकलता है, जो पानी का जो होना चाहिए वो नहीं हम कर पाते हैं। हमें आदमियों को निकालने में दिक्कत होती है। और जब हम ढक्कन ये लोग हटा देते हैं इसके ड्रेनेज के, तो वहां कोई डिमार्क नहीं लगाते, कोई रेड फ्लैग वगैरह या कोई डिमार्क लगा देना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता और वो पूरे के पूरे उसमें ड्रेनेज सिस्टम में गिर जाते हैं और वो नुकसान हो जाता है उनका। गाड़ियां ड्रेनेज सिस्टम में चली जाती हैं, पुल बह जाते हैं। तो ये जो डिमार्केशन और ये सारी चीजें, इसकी तैयारी जनवरी से करना चाहिए, हर राज्य सरकार को करना चाहिए। मैं बराबर हर चैनल पे बात बताता हूँ कि जनवरी से तैयारी कर लेनी चाहिए। आपका मार्च तक तो बिल्कुल आपका रिव्यू हो जाना चाहिए कि हाँ तैयारी पूरी है। सर क्या हो पाता है ऐसा नवीन कुमार साहब, हो पाता है ऐसा? मैं वही कह रहा हूँ, जब नहीं हो पाता है तो आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही है। सिवाय कंपनसेशन दे रहे हो आप, तो उससे क्या फायदा? यही कंपनसेशन को आप अगर सही जगह यूटिलाइज करो तो ह्यूमन लाइफ को आप बचा सकते हो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ये मैं किस उससे कहूँ। अगर कोई समझदार है और ये चैनल को देख रहा है, अगर कोई चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर, तो इस बात को ध्यान दे। और अभी भी टाइम है,
हाई प्रेशर पंप लगाइए जहाँ पर ह्यूमन लाइफ का खतरा है। लेकिन और इसके अलावा रबर बोट्स आपके पास है, नहीं है तो और मंगा लीजिए। लाइफ जैकेट है, इनको जरूर मंगाइए। आप विलेज स्तर ठीक तक बात है। 100 लाइफ जैकेट दे दीजिए। अगर लोग लाइफ जैकेट लगा लेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर कि ये आइडल स्थिति तो यही है कि मार्च तक एटलीस्ट, तो मार्च तक तो हाँ। रिव्यू हो जाना चाहिए, क्योंकि जी। इसमें बड़ी बात देखिए, बड़ी बात कुछ है नहीं, सिंपल सी एक बात है। गुरुदत्त मिश्रा साहब समझाएंगे इस चीज़ को कि जब मौसम, कौन सा मौसम कब आना है ये निश्चित है, लगभग निश्चित है, एक मोटा मोटा दायरा हाँ। निश्चित है, डेट तक बता दी जाती है कि भाई फलानी तारीख से बारिश होगी। अभी गुरुदत्त साहब बता रहे थे कि भाई, अभी मनु साहब बता रहे थे कि भाई जो भारी बारिश वाले बादल होते हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है, उनके जो रेट है वो बढ़ रहा है। तो ये भी गणित हम लोग लगा लेते हैं। तो इसके बावजूद भी जो हमारा प्रशासन है स्टेट का, वो क्यों नहीं इतना सतर्क हो पाता है कि इस तरह की स्थितियों, इस तरह की नौबत को आने ही ना दे। लेकिन गुरुदत्त मिश्रा साहब, क्या आप ये मान रहे हैं, और ज़रा समझाइएगा भी, कि जो मौसम का पैटर्न है वो बदल रहा है, जो पूरा जो सीजनल जो पैटर्न होता है, जिस तरह से आप लोग अपना कैलकुलेट करते होंगे, क्या उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है बीते लेट्स से 1 दशक 2 दशक से? देखिए, पिछले 100 सालों के अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में 1 से 1.5 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हुई है। और अब आप देखें कि राजस्थान में गर्मी भी खूब पड़ रही है, ठंड भी खूब पड़ रही है और बरसात भी खूब हो रही है। आज अभी 2 महीने हुए हैं मानसून को, 2 महीने मानसून के निकले, और आपके करीब 2 जिले छोड़ दें, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सारे जिलों में वर्षा या तो सामान्य है या तो सामान्य से अधिक वर्षा हो चुकी है, यानी जमीन सैचुरेटेड हो गई है। और अभी 2 महीना आपका वर्षा के लिए बाकी है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो भी पानी गिरता है वो जमीन सोख नहीं पाती और बाढ़ का रूप ले लेता है। यानी इस बार बहुत जल्दी आपका जो वर्षा का आंकड़ा है सामान्य पे पहुंच गया है पूरा राजस्थान। और आप जो हमारे सिंह साहब बता रहे थे कि ये असामान्य वर्षा है, 200 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर 24 घंटे वर्षा होना, इसको हमको झेलने की आदत नहीं पड़ गई है। हमारे मतलब मानसिकता हमारी अभी भी राजस्थान में ऐसी भारी वर्षा की हमारी आदत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा नदियों का जल भराव, बिल्कुल। और गुरुदत्त साहब, हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। आप मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हैं, वाटरमैन के नाम से आप मशहूर हैं। राजेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी राजस्थान पर। मैं मनु साहब आपके पास आऊँगा, पहले राजेंद्र जी के पास चल रहे हैं, एक सवाल उनका जवाब उनसे ले लेते हैं। ज़रा सर, सवाल तो आप जान ही रहे हैं सर, यही एक सवाल है कि किस तरह आम जन जीवन जो अस्त व्यस्त हो जाता है इस तरह के जब सैलाब जैसी स्थिति होती है, तो इससे कैसे निपटा जाए, क्या तैयारियाँ प्रशासन और सिविलियंस को मिलकर के कर लेनी चाहिए, किन चीज़ों पर खास जोर देना चाहिए ताकि इस तरह की प्राकृतिक कहें या मैन मेड आपदा कहें, इससे आने वाले वक्त में निपटा जा सके? देखिए, सिविलियंस को तो आप जबरदस्ती विचारों को बांधते हो। अरे तुम्हारे सिविलियन को काम नहीं करने देते, जल संरक्षण का काम नहीं करने देते, तो फिर सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि 12-15 साल में मुश्किल से इतनी अच्छी बारिश होती है जितनी अच्छी बारिश इस साल हुई है। हाँ। इस बारिश को हम ठीक से यदि सहेज लेते, हाँ, तो हमारा साल का काम चल जाता। ठीक कह रहे हैं। अब थोड़ी सामान्य से थोड़ी सी हल्की सी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई और बहुत अच्छी बारिश थी। अब इरेटिक रेन्स और क्लाउड बर्स्ट, ये तो फालतू के क्लाइमेट चेंज और इसके ऊपर बोलते रहते हैं। साइंटिस्टों को अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये सब बातें आसान लगती है कि भाई जलवायु परिवर्तन हो गया इसलिए इरेटिक रेन्स है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। लेकिन ये हमें मालूम है कि 10-12 साल में राजस्थान में अच्छी बारिश होती है। उससे पहले हम कैसे कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट का काम कर लें। अरे जितनी बारिश तुम्हारे धौलपुर, जोधपुर, जैसलमेर में हुई है, इतनी हमारी चंबल में हुई है। जहां हम लोगों ने काम किया है वहां बाढ़ नहीं आई। नहीं राजेंद्र सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। किलोमीटर जमीन में चंबल की 6 छोटी नदियों को हमने रिजुनेट किया, वहां एक गांव में बाढ़ नहीं आई। हाँ, हाँ। जहां तुम इंतजाम नहीं करते हो, हाँ, वहां बाढ़ आती है। और फिर बादलों पर, बारिश पर ये दोष देते रहते हैं। ये इनके इंजीनियरों का और साइंटिस्टों का दिमाग जो है ना, वो बहुत ही घुमा हुआ है और ये हम सबके दिमाग घुमाते रहते हैं। इनको इतनी अकल होनी चाहिए कि अभी तक क्या इतना अनुभव नहीं है कि हमारे यहाँ इरेटिक बारिश होती ही है, राजस्थान में क्लाउड बर्स्ट होते ही हैं,
तो हम पहले से इस डिजास्टर का मैनेजमेंट करके रखें। अरे हमारे परदादा कहते थे पानी आने से पहले पाल बांध लोगे तो कभी बेपानी नहीं होगे। इन साइंटिस्टों को और इंजीनियरों को समझ में नहीं आता कि बारिश जब आएगी तो हमारे पास ठीक से उसको रोकने का इंतजाम होना चाहिए। हमने 10,800 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कहीं बाढ़ नहीं आई। जैसी बारिश और जगह हो रही है वहीं हो रही है। जैसलमेर के भी रामगढ़ में जहां हमने तालाब बनाए हैं वहां बाढ़ नहीं आई। वह तालाब, तुम्हारा क्या काम है? ये सरकार की इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते हैं, लाखों रुपए महीना, ये काहे की प्लानिंग करते हैं? इनकी ड्यूटी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात आप उठा रहे हैं। बिल्कुल अपना काम और अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण विषय है सर। और बहुत ये एक आम सवाल भी होता है कि जब बारिश आती है तो हमें कहते हैं यार सूखा होना चाहिए, सूखा रहता है तो बारिश आनी चाहिए। ये बड़ा सवाल राजेंद्र जी उठा रहे हैं कि क्यों नहीं आपदा में अवसर जिसको कहते हैं, इस बरसात को एक अवसर के तौर पर अगर स्टेट लेवल अथॉरिटीज देखें या देखती पहले और कंजर्व करने की कोशिश करती इस पानी को या इस तरह के बदलाव को, तो भी उसमें से नई संभावना निकल के आ सकती हैं। इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो मनु जी के पास होगा, गुरुदत्त साहब के पास होगा, लेकिन फिलहाल समय इतना ही है। फिलहाल आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज के मुद्दे में हम लोग बात कर रहे थे बेमौसम या कहें मौसम में भी ज़रूरत से ज़्यादा बारिश की, जिससे समस्याएं पैदा हो रही हैं। लेकिन लास्ट में अच्छी चीज़ निकल के आई है कि इस आपदा को अवसर में भी बदला जा सकता है। इस पर स्टेट अथॉरिटीज़ को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।